नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा जगत के सितारे में। आज हमारे साथ मौजूद है शाजापुर से मिसेस रेणुका संजय उदासी और संकल्प इंस्टीट्यूट के नाम से एक अपना शिक्षण संस्थान जो चलाती हैं मैडम, और बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन को एक दिशा देती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपने हमें यहाँ बुलाया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके सफ़र की शुरुआत से। कैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में आई? मैं बहुत छोटी थी, मतलब बच्ची थी मैं, तभी से ही मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का ही शौक़ रहा है। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे तो मैं उनको पढ़ाती थी एक्चुअली, और उनके साथ साथ उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाया करते थे मेरे पास पढ़ने के लिए। तो वहीं से मुझे पढ़ाने का शौक़ हुआ। जब हम पढ़ते हैं तो शायद कई चीज़ें हमको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, टॉपिक होते हैं जो हमको क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर हम कुछ और अच्छे सीख पाते हैं। तो वहीं से मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही अच्छा लगा मुझे शुरू से ही। आपकी खुद की पढ़ने की उम्र थी जब से आपने पढ़ाना शुरू किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं जस्ट 10th पास ही किया था जी, और तभी से मैं पढ़ा रही हूँ। आपने उस वक्त नहीं सोचा कि मुझे अभी तो मेरा पढ़ने का समय है, मुझे कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जैसे हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें कोई और गाइड कर रहा होता है, तो वो जो पढ़ा रहा है हमने उतना पढ़ लिया और जस्ट एग्जाम दे लिया और पास हो गए। लेकिन जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पे उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा भी देखते हैं, सोचते हैं, आसपास भी देखते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के आउटसाइड जाके देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना है ना हमको बच्चों को। तो फिर जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो मेरे लिए वो बेसिक क्लियर करने के लिए मुझे आगे का पढ़ना है और मुझे अपना बेसिक क्लियर करना है, तो मैं कैसे बेसिक क्लियर करूं? तो उसके लिए मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना शुरू किया था मैंने, कि उनके साथ साथ मेरा बेसिक भी क्लियर होगा और मैं आगे पढ़ा पाऊंगी। तो बस वैसे धीरे धीरे हो गया मेरा। कई शिक्षकों से हमने बात की हमारे इस खास कार्यक्रम में मैम, और आपसे भी आज हम जब मुखातिब हुए तो आपने भी हमें यही बताया कि बचपन में शुरुआत हो चुकी थी, नींव रखी गई थी जब मैं एक टीचर बनी। इसके लिए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हम देखते हैं अमूमन जो भी प्रोफेशन होते हैं 11वीं 12वीं में विषय लेने के बाद हम उसका चयन करते हैं और फिर तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा हुनर, एक ऐसी कला, एक ऐसा दायित्व है जो अपने अंदर ही कहीं ना कहीं समाया होता है। शिक्षक बनाया नहीं जा सकता है, वो अपने अंदर ही होता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए एक्चुअली क्या होता है, हमको बच्चों के अंदर तक, उसके लेवल तक जाना होता है। क्योंकि छोटा बच्चा जब पढ़ता है तो उसके सोचने का तरीका क्या है, हमको उस तरीके तक उतरना होता है। तो वहाँ तक हम जाते हैं और फिर वहाँ से उसको लेके आते हैं। तो वो शिक्षक तो अपने आप ही इनबिल्ट होता है। मुझे नहीं लगता है कि, कई बार देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक्सप्लेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो सभी के अंदर नहीं हो पाती है। अच्छा पढ़ना एक अलग बात है और अच्छा पढ़ाना एक दूसरी बात है। बिल्कुल। तो चूँकि आप एक महिला शिक्षक हैं तो आज आपसे हम ये सब महिलाओं पे ही बात कर लें कि महिला शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, डंके बजाए जाते हैं, और कहा भी जाता है कि बहुत आगे आ चुकी हैं महिला, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आप कहाँ देखती हैं, क्योंकि शाजापुर जैसे छोटे शहर से आप आती हैं, वहाँ आप अपने जो है शिक्षण संस्थान को संचालित कर रही हैं काफ़ी लंबे समय से, तो कहाँ देखती हैं आप महिला शिक्षा को आज के समय? महिला, देखो कहने को तो एक अलग बात है, सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग महिलाओं के साथ हैं, हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स के मन में, क्योंकि मैं बहुत छोटे जगह से हूँ और वहाँ आसपास गांव का एरिया है, तो वहाँ ये कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कहते ज़रूर है कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। क्या है कि बच्ची, लड़कियों को 12th के बाद ठीक है पढ़ नहीं रही है, लड़का नहीं भी पढ़ रहा है तब भी उसको पढ़ाएंगे, लेकिन लड़की अगर नहीं पढ़ रही है तो उसको ठीक है, उसकी खुद की इच्छा नहीं, रोक दो, यहीं पे रोक देते हैं उसको। तो ये चीज़ अलग है, कहना एक अलग बात है कि दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, बट मुझे नहीं लगता है कहीं बराबर। आपके टीचिंग एक्सपीरियंसेस में भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई जो है घटनाक्रम है या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने देखा कि आपकी कोई स्टूडेंट है जिसके वो पढ़ना चाहती है लेकिन परिवार वाले जो है एग्री नहीं? अभी जस्ट मैं कल परसों की एक बात बताती हूँ। एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के से मैं 3-4 दिन पहले मिलने गई थी। उनकी मम्मी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
करता है जी। और वो लड़की को BBA करना है। तो हम लोग उसने जैसे ही हमने उससे पूछा बेटा 12th के बाद क्या करना है, तो उसने कहा मुझे BBA करना है। लेकिन जब 2 दिन बाद मैं पूछती हूँ बेटा एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो घर वालों ने मना कर दिया, बोले बहुत पैसा लगेगा, और घर ने मना कर दिया कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कहा भैया, बोले भैया इंदौर पढ़ रहा है। तो जब भैया 12th पास करके इंदौर पढ़ सकता है, तो लड़की वहीं के वहीं BBA उसकी इच्छा है, क्यों नहीं पढ़ सकती है? आप भैया के लिए भी तो खर्चा कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो क्या छोटा थोड़ा सा खर्चा अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते? मैं तो पेरेंट्स को ये चाहती हूँ कि वो अपनी बेटी को जो दहेज देते हैं ना, उसका अमाउंट थोड़ा कम कर ले यार, डिग्री दिलवा दें बच्चों को। अगर शिक्षा बढ़ जाएगी अपने आप, तो ये दहेज प्रथा तो वो अपने आप ही दहेज हो जाएगा। वो शिक्षा सबसे बड़ा दहेज है, मैं समझती हूँ आजकल के ज़माने में। यही कहीं ना कहीं समझना जरूरी है। और अगर दहेज में जो है एक मोटी तगड़ी डिग्री दे दी जाए लड़की को, तो वो भी अपने आप उसके लिए हमेशा का दहेज हो गया। और ये ऐसा दहेज है जो कि ससुराल वाला उसको अपने पास नहीं रखेगा, बिल्कुल, वो उस लड़की के ही काम आएगा। बिल्कुल। क्या तो ये ऐसा दहेज है। मैं समझती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को तो कहीं ना कहीं जो है माता पिता की जागरूकता की जरूरत है। यहाँ सरकार तो अपने प्रयास अपनी जगह करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान, कई तरह के ऐसे शिक्षा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से होती है, हमारी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं कमी है। वो जो बेटा और बेटी के अंदर जो उनके अंदर फर्क होता है। आज भी बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटी जाती है, लेकिन बेटी पैदा होती है तो गाँव में जलेबी बांटी जाती है। आपको पता नहीं है शायद। आपके माध्यम से ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं आप आज की तारीख में, अगर शिक्षा की बात की जाए, और ख़ास करके मैं आपसे बार बार वही बात करूंगा कि महिला शिक्षा की बात की जाए तो चैलेंज क्या क्या आते हैं सामने? सबसे पहले तो आसपास का जो एरिया है वही चैलेंज में आता है, क्योंकि बच्ची जहाँ पढ़ रही है तो अब इतनी दूर है, बच्ची को क्यों जाना, 12th पढ़ा लिया है काफ़ी है, ठीक है। दूसरे आसपास के लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ जाएगी लड़की, की लड़के आजकल शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो रहे हैं। हमारे उधर तो ये दिक्कत आ रही है कि लड़का 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के और अपने किसी काम धंधे पर लग जाता है, और लड़की को 12वीं के बाद पढ़ना है, और अगर ज़्यादा पढ़ गई तो उसको फिर अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसको लड़की अगर पढ़ जाती है तो वो भी चाहती है कि मेरे लेवल का ही कोई लड़का शादी के लिए हो। तो फिर दिक्कत पेरेंट्स को वहाँ भी आती है। तो उस हिसाब से भी पेरेंट्स रोक देते हैं कि नहीं, लड़के हमारे समाज में लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ जाएगी तो फिर हमको शादी में दिक्कत आएगी। पढ़ते हैं इसलिए है कि भविष्य में दिक्कत ना आए, कुछ बन जाए, लेकिन पढ़ाई इसलिए रोकी जाती है कि शादी करवाना है तो शादी में दिक्कत आ जाएगी, ज़्यादा पढ़ जाएगी लड़की, तो ऐसा होता है। मैंने देखा मेरे एक पहचान वाले हैं SC के हैं, उनकी लड़की ने LLB कर लिया है, और SC में उनके जो आसपास के लोग हैं वो शायद बच्चे उनके 10th 11th 12th, लड़के लोग जो 11th 12th भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। अब वो लड़की LLB की हुई है, उसकी एज 30 ईयर हो गई है, बट उसके हिसाब से लड़का नहीं मिल रहा, तो वो परेशान हो रहे हैं। तो आसपास के लोग भी उनको बोलते हैं कि तो आपने इतना पढ़ा लिया इसलिए नहीं मिल रही लड़की। तो ये तो गलत बात है मेरे हिसाब से कि कैसे कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाहजहाँपुर की अगर बात की जाए, आपके क्षेत्र की, आपने जब ये निर्णय लिया था कि मुझे यहाँ पर अब एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करनी है, शुरुआत करनी है, इसी दिशा में आगे बढ़ना है, तब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? मैंने एक्चुअली ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं बहुत बड़े लेवल पे कुछ करूँगी। मैं तो सिर्फ जैसे मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी उस दौरान मैंने ये काम शुरू किया था, और आफ्टर मैरिज भी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, तो फिर मैं घर संभालते हुए कैसे अपना शौक जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकूँ। मुझे शादी के बाद फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम नहीं रही थी, तो उस वक्त मेरे लिए पढ़ाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा शौक भी था और मुझे लगता था कि अब क्या हम कोई काम करते हैं डेली में और फिर नहीं करने को मिले तो एक अलग से लगता है ना कि यार कुछ खाली सा है जीवन, रहती है कुछ खाली सा है हमारे जीवन में। तो फिर मैं अपने बच्चों को घर देखते हुए कैसे कर सकते, फिर घर पे ही मैंने अपना पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगा कि नहीं, एक मैम है, दीदी हैं, पढ़ाती हैं, तो फिर अपने आप ही बहुत ज़्यादा फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला आपको? हाँ, फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मेरे मम्मी पापा काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते थे मुझे, मेरी सासू माँ भी उन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। मतलब मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे, वो बिल्कुल एक मैसेज जाता है हमारी सोसाइटी में, एक संदेश आपके माध्यम से। जब हमारी शादी हुई तब मैंने जस्ट BCom किया था जी। इसके बाद मैंने MMM किया, फिर मैंने MBA भी किया, फिर मैंने M.Ed भी किया, लेकिन ये सब चीज़ पीछे पढ़ के मुझे मेरे हस्बैंड ने करवाया जी। वो बोलते तुम पढ़ो, तुम्हारा शौक है पढ़ने का, तुम पढ़ाती भी हो और तुम इस फील्ड में अगर रहना चाहती हो तो अपने आप को अपडेट रखो जी, पढ़ते चले जाओ।
कहीं ना कहीं एक अपनी फैमिली का, हस्बैंड का हाँ। शादी के बाद, क्योंकि लोग उन्होंने कहते हैं शादी के बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है, आप करियर आपका खत्म हो जाता है, लड़कियां ऐसा मान के भी बैठती हैं। हाँ। जैसा कि एक सवाल आपसे यही पूछूंगा मैं कि समय निर्धारित किया जाता है, एक लड़का है वो अपने मन में जितना चाहे पढ़ता है, उसके पास कोई सीमा भी नहीं होती समय की, लेकिन लड़कियों का एक ये डर होता है कि भाई बस 12वीं के बाद अब इतने साल हैं हमारे पास, फिर इस बीच में शादी कर दी जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, लड़कियों के लिए यही होता है। इसलिए कई बार लड़कियों जाके बोलती भी हूँ मैं, क्या बेटा 12th हुआ है तो अभी अपने पास समय है, अभी शादी नहीं हो रही, तब तक पढ़ाई कर लो। शादी के बाद क्या वो पूरी तरह से फैमिली ससुराल पक्ष की तरफ डिपेंड हो जाती है। फिर वो लोग भी चाहते हैं कि हमारी नई नई फैमिली में बच्ची लड़की आई है अभी, तो एडजस्ट पहले फैमिली से करना होता है। फिर जस्ट बाद शादी के 2-4 साल में फिर बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे से नहीं कर पाती है अपना कुछ भी, ऐसा लगता है उन लोगों को। बाकी जो अगर चाहता है पढ़ना, तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर पढ़ने की भूख है तो आप कभी भी कहीं भी और कैसे भी पढ़ सकते हो। आपको भी प्रयास करना है, और अगर आपको परिवार का एक सपोर्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें कहीं ना कहीं हस्बैंड का रोल ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, अगर शादी हो गई है तो, क्योंकि हस्बैंड अगर आपके साथ में कोऑपरेटिव है, आपको कोऑपरेट करते हैं, तो फिर आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में सब अपना दायित्व निभा रहे हैं, आप भी काफ़ी लंबे समय से लगे हैं, आपके प्रयास हैं कि कुछ अच्छा काम आपके माध्यम से हो, और चूँकि आपका ये एक पैशन भी रहा है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ फिर भी इतने प्रयास करने के बाद भी कमियां सी रह जाती है। कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है, निराशा भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। और अगर हम बात करें शाजापुर की, छोटे शहरों की बात करें, तो वहाँ निराशा जब आती है स्टूडेंट्स में, तो आप जैसे शिक्षक किस तरह से उन्हें, बच्चों को आगे मोटिवेट करते हैं? मैं लड़कियों को यही बोलती हूँ कि बेटा अगर आप पढ़ लोगे तो जीवन में कभी आपको किसी के सामने हारना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। एक ज्ञान है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो हमको पता नहीं है। हम समझते हैं कि आप अच्छे परिवार से हो, अच्छे घर से हो आपकी शादी भी अच्छी फैमिली में हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगर हमको कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं जॉब करना है या हमको कुछ भी आगे बढ़ने के लिए करना है, तो सबसे पहले तो शिक्षा होना ज़रूरी है ना। शिक्षा के बगैर तो हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बच्चों को यही सब बोलती हूँ कि नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट यूजी तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन तो कम से कम होना ही चाहिए लड़कियों का। हाँ। क्या सपने लेकर वहाँ के जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आपके पास आते हैं? क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में आप पढ़ाती हैं, कॉमर्स में अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस पता नहीं होते हैं, जागरूकता की कमी होती है। करियर ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन जागरूकता नहीं होती है। तो वहाँ किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ के बच्चों के मन में भी ऐसे सपने हैं? कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई बड़े पद पर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, बच्चे जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, बड़े पद पे भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनको तरीका क्या है, आगे बढ़ने की स्टेप्स क्या है, ये उन लोगों को नहीं पता होती है। जी। तो ऐसे बच्चे हमारे पास में आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं, प्रॉपर बताते हैं कि नहीं, आपके लिए पहले ये अच्छा है। पहले सबसे पहले एक स्टेप बनाते हैं उनके लिए कि पहले आप ये स्टेप क्लियर करो, फिर आप ये स्टेप क्लियर करो, देन आप आगे कर सकते हो। और हम लोग हैं आपके साथ में, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ कि अगर किसी कुछ अचीव करना है तो अचीव करने के लिए भूख उसके अंदर होनी चाहिए, चाहत उसके अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर अचीव करने की भूख है, चाहत है, तो हमको तो सिर्फ थोड़ा सा एक रास्ता दिखाना है। बिल्कुल। और वो आगे निकल जाता है अच्छे से। एक अगर आपने बड़ा लक्ष्य रखा है तो आप उसे पहाड़ की तरह ना देखें, एक स्टेप, छोटे स्टेप बनाओ ना। आप उसको एक बड़ा लक्ष्य है, उसको बड़ा टारगेट है, तो उस टारगेट को अगर बड़ा देखोगे तो आपको डर लगेगा, आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो बड़ा मत देखो उसको, आप छोटे छोटे 2-2 महीने के टारगेट में बना के रखो उसको कि 2 महीने हमको इतना करना है, फिर हमको इतना करना है, फिर हमको इतना करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लेके जाओ ना, हो जाएगा क्लियर। बिल्कुल, बिना टेंशन के। आपकी बातें सुन के भी कहीं ना कहीं हमारे जो है विद्यार्थी, उनका टेंशन कम ही हो रहा होगा। आपके बारे में हमने एक बात सुनी है कि जब आपके स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो माँ के रूप में भी आपको देखते हैं, और कभी कभी टीचर की जगह माँ शब्द भी निकल जाता है उनके मुंह से। तो ये जादू कैसे, किस तरह से आप डील करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बच्चों से आई कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है, और मुझे हर बच्चा अपने बच्चे की तरह लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये कहीं गलती कर रहा है तो थोड़ा सा चटाक भी कर दिया जाए गाल पे हल्का सा, और सिर पे हाथ भी फेर दिया जाए, तो बच्चों को लगता है जैसे मम्मी हमको डांटती है ना, बस ऐसे ही मैं डांट रही हूँ, और वैसे ही मैं पढ़ाती भी हूँ उनको उसी हिसाब से। क्योंकि टीचर अगर आप कहीं ना कहीं फेमस है तो मुझे लगता है कि आपके सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो इस फील्ड में। तो मेरी सब्जेक्ट पे कमांड तो है ही, तो बच्चों को फिर मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग
एग्जाम्पल समझाती हूँ तो उनको समझ में आता है, और एक माँ के रूप में समझाती हूँ तो उनको और अच्छे समझ में आता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्रथम गुरु माँ होती है, और माँ जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है अपने बच्चों को वैसे शायद कोई टीचर नहीं कर पाता है। तो मेरे अंदर एक माँ तो है ही सही, खैर तो उसी रूप में मैं सब बच्चों को अपना बच्चा ही समझती हूँ, तो बच्चे को लगता है कि नहीं ये तो हमारी माँ है। और कई बार मुझे विश भी करते हैं तो छोटी माँ बोलते हैं मुझे बच्चे कई बार। कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं मतलब इतने सारे बच्चे हैं मेरे साथ में, इतनी भीड़ है मेरे साथ में। जी, आपने एक बात कही कि माँ चटाक भी कर देती है गाल पे, लेकिन एक सवाल यहाँ निकल के ये आता है मैम कि आज के इस परिवेश में जब हम देखते हैं माता पिता की सोच बहुत बदल चुकी है। पहले के समय में छड़ी दिखाकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे जब हमने और आपने पढ़ाई की होगी। आज के समय में बच्चे को अगर डांट भी देते हैं तो माता पिता उन्हीं का पक्ष लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं आप? नहीं, वो ऐसे में ऐसा होता है कि पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप बच्चों को मारें, और मारती वैसे मैं भी नहीं हूँ, लेकिन प्यार से अगर बेटा ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे करना पड़ता है, तो बच्चे को भी लगता है कि नहीं यार माँ जिस डांटती है ना वैसे डांटा, मारा नहीं है हमको। तो ये बात सही है कि हाँ पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स भी नहीं डांटते हैं और टीचर को भी नहीं कुछ बोल देते हैं, तो फिर बच्चा कैसे समझेगा कि वो गलत है? बिल्कुल, उसको उसकी गलती का एहसास कौन दिलाएगा? ये सभी शिक्षकों की समस्या है आज के समय में। उसको उसकी गलती का, हाँ, क्योंकि बच्चों को आप ना तो ऐसे कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आप तो टीचर हो, बिल्कुल, है ना, और बच्चों को गलत सिखा भी नहीं सकते हो आप। तो फिर बच्चे को आप कैसे, थोड़ा सा कहीं तो उसको हर्ट होना चाहिए ना कि आप गलत कर रहे हो, तो वो गलतियों का एहसास वो कैसे दिलवाया जाएगा? तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो फिर ठीक है बच्चों के साथ में नहीं कोई कुछ बोलता है, कोई डांटता है, लेकिन ऐसे बच्चे फिर बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज चलो टीचर का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कल जाके पेरेंट्स का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। फिर पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमने तो बहुत पढ़ाया, उसको कोचिंग भी भेजा, यहाँ भी भेजा, लेकिन आपने संस्कार कहाँ दिए बच्चे को? आपने बच्चे को कहाँ सिखाया कि बड़ों की बात मानो? बिल्कुल, क्या बड़ों ने अगर कुछ कहा और आपने बच्चे ने बुरा मान लिया उस चीज़ का, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, एक बच्चा तो एक गीली मिट्टी होता है मेरे हिसाब से, उसको आपको अगर घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को भी ठपकी लगानी पड़ती है, तो थोड़ी सी ठपकी तो शेप देने के लिए लगानी पड़ती है। अगर वो उस थोड़ी सी ठपकी से अगर वो घड़ा डर जाएगा, उसको आप नहीं करने देंगे तो शेप कैसे आएगा फिर? बिल्कुल सही। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर पत्थर को मूर्ति बनना है तो चोट तो सहनी पड़ेगी, चोट तो सहना पड़ती है। क्या उस पत्थर पे अगर हल्की हल्की खराश नहीं आएगी उसके ऊपर तो वह प्रॉपर शेप कैसे बनेगा, खूबसूरती कैसे आएगी उसके अंदर? फिर वो पत्थर तो पत्थर ही रह जाएगा। जी, है ना। तो चलते चलते मैम बहुत सारी जानकारियाँ हमने आपसे ली हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेश ऐसे गए हैं आपके माध्यम से, और महिला शिक्षा की बात की जाए या महिलाओं के जागरूक होने की बात की जाए, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पूछ ही लेता हूँ कि किस तरह से स्टैंड लेना चाहिए अगर परिवार का सपोर्ट नहीं भी है, तब अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उसे किस तरह से स्टैंड लेना चाहिए? पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं लगता है, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप कभी भी कैसे भी कहीं भी समय निकाल ही सकते हो, है ना। आपने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, घर में मुझे लगता नहीं है जो महिलाएं घर में जिनको पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजा जाता है उन्हें घर में ही रखा जाता है, तो घर में ऐसा इतना सारा काम नहीं होता है कि आप पढ़ ना सकें। आप वो समय जो टीवी के सामने दिन भर सीरियल सास बहू वाले देख के टाइम पास करते हो, तो थोड़ा समय वहाँ से निकालिए, थोड़ा समय अपने जो पर्सनल दूसरे काम जो करते हो, इधर उधर सास बहू के साथ बैठ के जो गॉसिप करते हो वहाँ थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता अगर 2 घंटा भी अगर कोई महिला चाहे पढ़ना तो 2 घंटे का समय भी अगर वो निकाल लेगी तो बेटर कर पाएगी, बहुत अच्छा कर पाएगी अपने लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई डिग्री हो, देखो ज्ञान के लिए डिग्री की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है। आपको कुछ सीखना है तो किताबें पढ़िए ना, जरूरी नहीं है मत पढ़ो, आप डिग्री मत लो, लेकिन आप किताबें पढ़ के भी कुछ सीख सकते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आप ज्ञान बढ़ाओगे तो आप अपने घर में फैमिली में भी आप उस सबका बिहेवियर दोगे। देखो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसका बिहेवियर अलग होता है और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका बिहेवियर अलग होता है। और मुझे लगता है कि सम्मान तो वही पाता है जिसका बिहेवियर अच्छा होता है, और शिक्षा तो व्यक्ति का बिहेवियर निखारती ही है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। चलते चलते हमारे युवा साथियों को, हमारे दर्शकों को, हमारी महिला दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे बढ़ो और महिलाओं को सपोर्ट करो, एक महिला दूसरी महिला की टांग न खींचे है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम खुद ही अगर दूसरी महिला को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो कैसे हम शिक्षित हो पाएंगे। और जितना भी हो सके अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए ज़रूर आप प्रयास करो, क्योंकि माँ अगर बेटी के लिए लड़ेगी पढ़ने के लिए तो फिर कौन लड़ेगा उसके लिए।
पुरुष लोग तो अपना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन लड़की पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंड होती है। तो मैं हर माँ से मेरी विनती है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और लड़कियों को स्पेशली पढ़ाएं। उसके दहेज की रकम थोड़ी कम कर लें, पर उसकी पढ़ाई प्रॉपर करवाएं उसको, क्योंकि आपने वो सबसे बड़ा दहेज दिया है उसको, अगर आपने उसको एक शिक्षा दे दी है, अच्छी डिग्री दे दी है, अच्छा ज्ञान दे दिया है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, हमें दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटे से शहर से आकर एक बड़े बड़े संदेश जो है हमारे दर्शकों को मिले हैं। रेणुका मैम को आपने सुना, जो कि छोटी माँ के नाम से जानी जाती हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्हें छोटी माँ कहते हैं। इतना दुलार, इतना ममत्व शिक्षा के साथ देना एक अपने आप में बिरले ही एक से मोती होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे शिक्षक होते हैं जो इस तरह का काम समाज में कर रहे हैं। हमारी भी यही मुहिम है और यही हमारी कोशिश है कि इसी तरह के सितारों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आज की मुलाकात में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।